गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई करके कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आएगा। अगर किसी की पढ़ाई थोड़े बहुत दिन से नहीं हुई है तो बस आपको फॉलो करना है, एकदम सब क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है बात। चलिए, तारीफ पे तारीफ। हाँ चलिए आते हैं। आज कल आपकी क्लास ऑफ रखनी पड़ी, जैसा कि आपको पता ही है। मदर की सर्जरी का जो कहेंगे 50% काम हो गया, 50% शायद एक आध हफ्ते में हो जाएगा, या 2 हफ्ते में, 2 से 4 हफ्ते की बात हुई है वैसे। खैर छोड़िए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, जीवन है, आपके भी जीवन में कुछ कुछ चलता रहता होगा, है ना। छुट्टियां लेनी पड़ती हैं कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। ठीक, स्टेजेस हैं, थोड़ा नए ढंग से करेंगे। अभी मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी कि जो नोट्स मिल रहे हैं ये वाले नोट्स से डिफरेंट हैं। देखिए, मुझे लगता है टीम ने सारे नोट्स एक साथ अपलोड करते हैं प्रीवियस बैच के, है ना। और हर एक बैच में क्या होता है, हर एक बैच में अपडेट होती हैं चीजें। ये वो मेरा नेचर भी है, और थोड़ा थोड़ा अपडेट होती रहती है। कई बार नए टॉपिक्स होते हैं, तो मैं एक बार टीम से बात करके जो भी नए वाले पीडीएफ्स हैं या जैसे भी जो भी चीजें हैं वो एक बार डिस्कस कर लूंगी। तबियत अभी स्टेबल है, घर आ गई हैं, कल रात को लेकर के आ गए, इसलिए कल आपकी छुट्टी करनी पड़ी थी। परसों से मैं हॉस्पिटल में ही थी। इसके अलावा जिन लोग के नोट्स बनाने में कंफ्यूजन हो गई, ये बुक आज मैं देख रही थी बहुत दिनों बाद, तो मुझे याद आया हमारी ये वाली बुक आती है। बेसिकली क्लास नोट्स की बुक है, या तो अपने आसपास से 200-300 की, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं सिर्फ वो खरीदे। अदरवाइज आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कोई बोल रहा था कि कंफ्यूजन हो रही है नोट्स बनाने में, ये वो, तो वो एक जगह पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें ही थोड़ा थोड़ा जहां जहां मन करे बैच के साथ अपडेट करते जाओ, क्योंकि ये बैच से ही प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। तो ये बुक भी आप ले सकते हो, पेडागोजी क्लास नोट्स, मेजरली इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम की एक बहुत अच्छी बुक जल्दी आएगी। ठीक, तो बुक से तो ये याद आया। इसके अलावा करते हैं आज की पढ़ाई शुरू। डेवलपमेंटल टास्क कोई कह रहा है अभी होगा, अभी पहले हम स्टेजेस पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंटल टास्क पे आएंगे। ठीक है जी, चलिए आते हैं। बढ़िया हूं मैं, होपफुली आप सभी भी बढ़िया होंगे। नहीं है तब भी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जीवन चलेगा नहीं बिना काम के। चलिए अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, बहुत तरह तरह की स्टेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एनसीईआरटी जिनको फॉलो करता है, उनको हम डिटेल में लेके जाएंगे। तो इसको विकास के चरण कह सकते हैं, कि विकास चरणों में होता है, एक दिन में तो हो नहीं जाता भाई। डेवलपमेंट एक दिन में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो विकास के चरण स्टेजेस में होती है। आपकी लाइफ भी जो है वो स्टेजेस में बटी हुई है ना। आपके घर में भाई बहन होंगे, वो लाइफ की अलग स्टेज में होंगे। आप हैं, आप लाइफ की अलग स्टेज में होंगे। और सिर्फ एज से ही नहीं, कई बार बहुत सारे फैक्टर्स से भी हम अलग अलग स्टेजेस में चले जाते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, टाइटल वो आज मैंने बोला था टीम को कि डेवलपमेंटल टास्क कराएंगे, बट मुझे दिखा कि अभी स्टेजेस नहीं हुए हैं, तो स्टेजेस के बाद डेवलपमेंटल टास्क करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको मैं चेंज करा दूंगी। विकास के चरण यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव विकास जो है, या चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में होता है। तो विकास की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, ग्रेजुअल है, तो इट गोज ऑन इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक, ये जो स्टेजेस हैं, इनमें हम एज में, समझ में, मतलब वही फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सभी प्रकार के परिवर्तन इनमें होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग काम किया है। तो विकास के चरण में मैनी साइकोलॉजिस्ट गेव डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग चरण दिए हैं डेवलपमेंट के, और एक्सप्लेन किया है डिफरेंट फेजेस कैसे कैसे
अलग अलग फेजेस में डेवलपमेंट होता है। कोल्सनेक ने अलग स्टेजेस दी हैं, सेली ने अलग स्टेजेस दी हैं। फॉर एग्जांपल रॉस, हरलॉक, हैविंघर्स्ट को भी हम पढ़ेंगे, उन्होंने भी 6 स्टेजेस अलग दी हैं लाइफ की, ठीक। या एनसीईआरटी इन जनरल अलग स्टेजेस की बात करता है, ठीक है। तो आप 36 बुक पढ़ेंगे तो 36 तरह की स्टेजेस मिल जाएंगे। जैसे यूपी टेट में इन्फेंसी को लेकर के एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं भैया 5 साल तक मानेंगे हम तो, या हरियाणा टेट में भी ऐसे ही होता है जनरली, ठीक। लेकिन अगर इन जनरल हम देखें एनसीईआरटी की माने तो जन्म से 2 वर्ष तक की बात होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पर, बहुत बढ़िया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है भाई प्रीवियस क्लास जरूर कर लेना, ठीक। तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले हम वो स्टेज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी मानता है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल स्टेजेस हैं, सबसे ज्यादा कॉमन स्टेजेस हैं, जिनके बेसिस पे ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के चरण, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों लिखा है यहाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों नहीं लिख दिया? आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम कहते हैं जहां पे आपके गर्भ से लेकर के और जीवन पर्यंत, बुढ़ापे तक या मृत्यु तक की बात होती है, वो हुआ मानव विकास। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सिर्फ बात करते हैं, कई जगह पे कई लोग हैं जो प्री नेटल से एडोलेसेंस की बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो बर्थ टू एडोलेसेंस, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एडोलेसेंस पे खत्म हो जाता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है। तो यहां पूरे जीवन की स्टेजेस ही मैंने एक साथ लिख दी हैं। हालांकि ये वाली स्टेज आपके पेपर में कहीं भी आपसे पूछी नहीं जाती है, 5th स्टेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, ये हैं वो स्टेजेस जिनकी बात एनसीईआरटी करता है। पूरे जीवन को 5 स्टेजेस में बांट दिया गया है। इसमें से भी आपके काम की जो है वो शुरुआत की 4 स्टेजेस ज्यादा हैं। इनमें से भी अगर मैं देखूं तो ज्यादातर एग्जाम सिर्फ 3 स्टेजेस से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। प्री नेटल से भी क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। क्या बात करी अभी तक हमने ये बात की कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी पूरे जीवन की बात होगी, गर्भ से कब्र तक की बात होगी डेवलपमेंट में, और स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। उस तरह से अगर हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पूरे गर्भ से कब्र तक की कहानी पढ़ेंगे। उन कब्र तक की स्टेजेस में 5 स्टेजेस हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि अडल्टहुड और ओल्ड एज को एक साथ ही कंसिडर कर लेता है आपका एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी की बात मैं बार बार क्यों कर रही हूं, एनसीईआरटी ऐसा सोर्स है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं एग्जाम में जाकर के। अदरवाइज बाकी थर्ड पार्टी बुक्स को उतना माना नहीं जाता, एनआईओएस को कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक हम मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर सिर्फ बात चाइल्ड डेवलपमेंट की हो रही होती तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका एडोलेसेंस पे खत्म हो जाता है, ठीक। तो अगर हम देखें हमारे पेपर की दृष्टि से सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि कुछ तो पेपर हैं जिनमें प्री नेटल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में प्री नेटल से क्वेश्चन कम से कम ही पूछे जाते हैं। अडल्टहुड से क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? उसका रीजन है बच्चा तो 18 साल के बाद स्कूल में रहेगा नहीं, और आप सभी कहां के टीचर्स बन रहे हैं, स्कूल के लेवल के टीचर बन रहे हैं, चाहे प्राइमरी की बात हो, चाहे टीजीटी की बात हो 6th to 10th, चाहे वो बात हो आपकी 11th 12th के टीचर की। तो 18 वर्ष की उम्र से आगे कहानी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और गर्भ की भी कहानी ज्यादातर एग्जाम्स में, जो प्राइमरी से ऊपर के लेवल के एग्जाम्स है, वहां नहीं पूछी जाती। प्राइमरी लेवल पे फिर भी एक बार को पूछ सकता है, ठीक। लेकिन पता होना चाहिए, पता नहीं है कब दिमाग घूम जाए और पूछ ले आपसे। ये दिमाग घूमने के केस में भी नहीं पूछेगा अडल्टहुड का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जरूरी स्टेजेस, फिर हमारे लिए ये 3 हो जाती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। चाइल्डहुड को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, उससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने अलग अलग से कैटेगराइज करके नहीं, इन जनरल बात की है चाइल्डहुड की, ठीक है जी। चलिए समझें कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। 5 स्टेजेस में अगर हम देख रहे हैं मानव विकास की प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आपके घर में अगर 3 मेंबर हैं, अगर आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, तो मान लेते हैं कि आप जो हैं एक बड़े या छोटे भाई बहन है, मान लेते हैं आप बड़े भाई बहन है ना, बड़े, बिग ब्रदर, बिग सिस्टर, व्हाटएवर। तो आपकी एज है कितनी, 20 साल, कम से कम तो मान ही लें, आपको अच्छा महसूस हो इसलिए मैं ज्यादा नहीं मान रही हूं, बट 20 साल मान लेते हैं, आप जवान बच्चे हैं अभी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका एक छोटा बहन या भाई है और उसकी आपसे वो 4 साल छोटा है, ठीक। 4 साल छोटा है मतलब 16 साल का है, ठीक। आपके पिताजी हैं, पिताजी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। पिताजी हैं, पिताजी की उम्र है 45 साल, हो सकती है कि नहीं, हाँ हो सकती है, बिल्कुल 25 साल में बच्चा हो सकता है, ठीक। माताजी हैं, माताजी की अगर हम एज देखें, माताजी की एज मान लेते हैं 46 ईयर्स है। बड़ी नहीं हो सकती क्या माताजी पिताजी से, है ऑड लग रहा होगा कई लोगों को, तो भाई हो सकती हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें यहां पर 46 नहीं, 4 साल बड़ा कर देते हैं माताजी को, 4 साल बड़ा कर देते हैं, 5 साल कर देते हैं, 50 साल की बना देते हैं माताजी को, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कह सकते हैं कि, और आपके घर में मान लीजिए कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी एज है 62 साल मान लेते हैं, क्या ये सब अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में नहीं है, अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में नहीं है, जीवन के अलग अलग चरण में नहीं है? और जीवन को अगर हम समझे तो वो डेवलपमेंट के अलग अलग चरण में है, विकास के अलग अलग चरण में है, ठीक है ना? तो विकास के अलग अलग चरण में है। बड़े भैया 20 साल के हैं, उनकी दोस्ती, उनकी पार्टी, उनकी बाइक, उनकी गाड़ी। आप अभी 16 साल के हैं, आप अपने 12वीं के एग्जाम्स पे लगे हुए हैं या कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा उस कहानी में है। पिताजी जो है उनका अलग कुछ चल रहा है, माताजी जो है वो उनका कुछ अलग चल रहा है, या वो दोनों बहुत ज्यादा एज गैप नहीं है उतना, अगर एक टाइम के बाद देखें तो कह सकते हैं फिर भी उनके फेजेस ऑफ लाइफ में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मेच्योरिटी में या बाकी चीजों में, ठीक। और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एज पे ही नहीं, बट हाँ एज एक बड़ा फैक्टर है, ठीक। ग्रैंड पेरेंट्स की देखें, उनकी अलग कहानी चल रही होगी जीवन में, वो भजन की तरफ जा रहे होंगे, तो ये क्या हुआ, अलग अलग। हाँ, सौरभ कह रहे हैं हमारी माताजी पिताजी से बड़ी हैं, पॉसिबल है भाई, ठीक। तो अगर हम बात करें तो सब जीवन के अलग अलग चरणों में है, फेजेस ऑफ लाइफ में है, ये बात पॉसिबल है। और डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, विकास अलग अलग चरणों में, जो चीज आपको 25 में नहीं पता होती शायद वो 35 में हो जाती है, जो जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे 15 में नहीं होते, जैसे 15 में होते हैं वैसे 25 में नहीं होते, और अगर आप सेम ही हैं बिल्कुल तो कुछ तो गड़बड़ है ना? दया वाला डायलॉग आप याद रख सकते हैं, मतलब परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंसान से जानवर बन जाएं, बट बेसिक चेंजेस आपके अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, चीजों को जोड़ के पढ़िए हमेशा, क्या है, मॉडिफिएबल है। दूसरे शब्दों में तो कहूं तो क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है, लचीला है, चेंजेस लाए जा सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता, जवान से बूढ़े या बूढ़े से जवान, मतलब बूढ़े से जवान नहीं हो सकते, जवान से तो बूढ़े होंगे एक दिन। तो मॉडिफिएबल है, फ्लेक्सिबल है, अमेंडेबल है, यानी इसमें जैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं, संविधान में भी परिवर्तन होते ना, तो अमेंडेबल है। शब्दों में नहीं फंसना है क्योंकि साइकोलॉजी के शब्द फंसाते हैं एट टाइम्स, ठीक। मॉडिफिएबल है, फ्लेक्सिबल है, अमेंडेबल है डेवलपमेंट, लेकिन क्या नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है, रिवर्सिबल नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, मल्टी डायरेक्शनल है यानी बहुआयामी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी है क्या, इन फेजेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्री नेटल की जब हम बात करते हैं, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से ये 4 स्टेजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इस सीक्वेंस को आप ध्यान में रखिएगा। प्री नेटल यानी गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो बिना माँ के गर्भ के ही अचानक से प्रकट हो गया हो, है ना, भगवान का अवतार टाइप्स। भगवान का अवतार भी पहले तो नॉर्मल ही होते थे, आजकल हो सकता है भैया, मतलब माँ के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं। दूसरी भाषा में मैं कह सकती हूँ चेंजेबल है। शब्दों में नहीं फंसे आप, इसलिए मैं ज्यादा शब्द लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। चलिएगा खैर, तो अगर हम बात करें यहाँ प्रसव पूर्व यानी जन्म से 9 माह पूर्व 38 से 40 हफ्ते जनरली हम कहते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं, हम तनु लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो उसी में थोड़ा बहुत एड ऑन कर देता ना जहां जरूरत पड़े। इन्फेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 9 मंथ्स बिफोर बर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि जन्म से पहले, दुनिया में बाहर की दुनिया में आने से पहले आप गर्भ में हैं, अभिमन्यु की शिक्षा आपने सुनी होगी, 9 महीने पूर्व, ठीक, या 40 हफ्ते लगभग, 38 से 40 हफ्ते। इन्फेंसी की अगर हम बात करें, जन्म से 2 वर्ष हम मान करके चलते हैं। यूपी टेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां आप 5 वर्ष तक मान सकते हैं, क्योंकि उनकी आंसर की 5 वर्ष ही मानती है और वो किसी भी बात को फिर मान नहीं रही है, और एस्टेट में भी ऐसा ही होता है। ये अलग अलग राइटर्स का खेल है कि कहीं पे 5 वर्ष, कहीं पे जो है आपके 2 वर्ष, लेकिन जनरली 2 वर्ष माना जाएगा ज्यादातर एग्जाम्स में, ठीक। चाइल्डहुड की अगर हम बात करेंगे तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, वैसे बिना विभाजित करें, क्योंकि हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो 2 से 12 या 3 से 12 भी कहीं पे, और कहीं कहीं पे 13 भी मिल जाएगा आपको, तो 2 से 12 वर्ष। इन 2 से 12 को भी 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया, एक है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसको 2 से 6 कह देते हैं, या 3 से 6 भी कह देंगे कई जगह पे, और उत्तर बाल्यावस्था है जिसको 6 से 12 वर्ष में काउंट करते हैं। इनकी बारे में जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात फिर से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंस की, तो किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष का काल है, ठीक। टीन एज कहते हैं जिसको हम। अडल्टहुड या ओल्ड एज की जब हम बात कर रहे हैं तो अडल्टहुड और ओल्ड एज की जब हम बात करेंगे, हम कहेंगे 18 से ऊपर की बात हो रही है। 18 से 40 में अडल्ट को डाल देंगे, फिर 18 से पूरा 60 तक ही मान लेते हैं, फिर 60 पे जाके ओल्ड एज में काउंट होने लगते हैं। तो ओल्ड एज और अडल्टहुड को एक साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया। 18 के बाद टिल डेथ हम कह देते हैं कि भैया अडल्टहुड और ओल्ड एज की बात हो रही होगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? दीपक बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, बताइएगा एक बार।
इतनी बात क्लियर है या नहीं? फटाफट से बताइए, इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है? कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बताइए, नहीं है तो भी आप बताइए। क्लियर है? पीडीएफ नोट्स के सेक्शन में मिलती है आद्या। ये प्रीवियस पीडीएफ में शेयर कर चुके हैं, 1-2 पीडीएफ पेंडिंग है। ये वाली भी पीडीएफ जो अपडेटेड पीडीएफ है वो मैं एक बार बोल के टीम को आपको मिल जाएंगी। कोई कह रहा है मिडिल चाइल्डहुड की एज सच अपने आप में कोई अस्तित्व खास है नहीं। वो अर्ली और लेटर चाइल्डहुड के बीच में से 2-3 साल इधर उधर करके, जैसे ये 3 से 6 है और ये 6 से 12 है, तो मिडिल चाइल्डहुड वाले क्या करते हैं, वो कहेंगे 5 से 8 तक मिडिल चाइल्डहुड बना लो। वो रेयर कहीं आता है, वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता। ठीक है दिवाकर? तो जरूरत पड़े तो जैसी जरूरत हो वैसा ऑप्शन चूज कर लेना है पेपर में। 4 ऑप्शंस का खेल है सारा। चलिए खैर, ये आपकी समझदारी के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भैया जिससे आपकी समझ बन जाए, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको बहुत सारी स्टेजेस बताने वाली हूं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक, बैक टू बेसिक्स आना है। बेसिक यही है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 5 साल भी कह रही हूं इन्फेंसी और 2 साल भी कह रही हूं। उसका रीजन है क्योंकि पता नहीं ना किस एग्जाम ने किस राइटर को क्या है कंसिडर किया हुआ है पेपर बनाते समय एग्जामिनर में। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि ये एनसीईआरटी फॉलो करता है इस स्टेज को, तो सबसे ज्यादा हमें इसी को सही मान के चलना है और ज्यादातर पेपर में यही काम आता है। अब आपसे बाय चांस कुछ पूछ लेगा तो अलग अलग लोगों की स्टेजेस हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे हार्डलॉक ने क्या कहा है, रॉस ने क्या कहा है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने क्या कहा है और उनकी कितनी स्टेजेस है। एक व्यक्ति है जो 13 स्टेजेस दे रहे हैं, एक व्यक्ति है जो 3 स्टेज दे रहे हैं, तो वो सब मैं अभी कराऊंगी आपको। उससे पहले एक छोटा सा मामूली सी बात कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप कैसे होते हैं या किन किन फॉर्म्स में डेवलपमेंट हो सकता है। तो शेप में परिवर्तन होते हैं डेवलपमेंट के समय। आप देखते हैं आपकी शेप यानी आकार में आपके शरीर के, ठीक, मोटे पतले, ये वो, रेशो में परिवर्तन यानी अनुपात में, किस अनुपात में आपकी हाइट बढ़ रही है, फेस उसी अनुपात में बढ़ेगा, शोल्डर्स उसी अनुपात में बढ़ेंगे। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी जब डेवलपमेंट होता है तो ओल्ड स्ट्रक्चर चेंज होता है। जब आपके नए दांत आते हैं तो दूध के दांत चले जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही हम कहेंगे गेनिंग न्यू क्वालिटीज। जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे, पहले आपको 2 किलोमीटर जाने में शायद हो सकता है पैर थक जाते हो या आपको 10 या 20 मिनट लग जाते हो, अब हो सकता है आप एक दौड़ लगा करके 5 मिनट में 2 किलोमीटर कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, नई क्वालिटीज आ गई। अब आप पूरी बॉडी को मोल्ड करके या ये रस्सियों पे चल सकते हैं, है ना? एक हाथ से बाइक चला सकते हैं, जो कि रिकमेंडेबल नहीं है, साइकिल चला सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें प्रवीण, कल थी ऑफ, आज नहीं है क्लास ऑफ, ठीक? तो चेंजेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर यानी पुरानी रूपरेखा, हाँ, डीट प्लस भी एनसीईआरटी को कंसिडर करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या ज्यादातर एग्जाम्स एनसीईआरटी को ही कंसिडर करते हैं। कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन में इनको क्या कहें, माता आ जाती है, समझ रहे हो ना? तो वो यूपीटेट टाइप्स के एग्जाम या हरियाणा में सभी, वैसे वहां पे भी आप चैलेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो अलग बात है कि इनका मन होगा उसको एक्सेप्ट करने का, नहीं होगा, वो सारी चीजें अलग हैं फिर। अदरवाइज वहां भी आप क्या कर सकते हैं। कोई ऑफ नहीं है यार क्लास, तो आज किसने कह दिया ऑफ है? कौन है ये व्यक्ति? लाइव चल रही है क्लास, कोई ऑफ नहीं लिखा हुआ, कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी? ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्टेजेस की तरफ चलेंगे। तो ये फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के अलग अलग रूप हो सकते हैं कि आपकी शेप यानी इन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है बॉडी की शेप में। जैसे आप बचपन में होते हैं, जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, शेप और साइज आपकी बॉडी का चेंज हो जाता है। रेशो अनुपात में परिवर्तन आते हैं, यानी विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन अनुपातिक होता है, यानी रेशो में प्रोपोर्शनली आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं अचानक से एक दिन आपकी गर्दन बढ़ गई, है ना? पूरा शरीर एक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ऑल पार्ट्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी डू नॉट डेवलप एट द सेम रेट। एनिमल्स नहीं होगा, ये ऑर्गेनिजम्स होगा, है ना? जीव की बात हो रही होगी, ये ट्रांसलेशन की महान कलाकारी है। ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, खैर, तो हम ये कहेंगे कि एक प्राणी के शरीर के सभी अंग, एनिमल नहीं है भैया, ऑर्गेनिज्म है, तो हम ये कहेंगे डू नॉट डेवलप। भाई रेशो अलग अलग हो सकता है, जिस रेट पे आपके हाथ बढ़ रहे हैं पैर भी उसी रेट से बढ़े, जरूरी नहीं है। नॉट डू दे रीच मेच्योरिटी एट द सेम टाइम। सारे आपके पैर सेम टाइम पे ही मेच्योर हो जाएं, जरूरी नहीं है। 2 दिन का सदमा लग गया है, क्या हो गया 2 दिन पे? है भाई, सैटरडे संडे तो ऑफ ही था, एक ही दिन की छुट्टी हुई है, 2 दिन का सदमा कैसे लगा आपको, ये बताइए जरा। फिर ओल्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तन की बात करें अगर हम, तो नवीन विशेषताओं का उदय होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, पूर्व विशेषताएं जो है उनका लोप हो जाता है। जैसे पक्के दांत जब आपके आते हैं तो दूध के दांत गिर जाते हैं, आपकी बाल वगैरह चेंज होते हैं एज के साथ। इन दी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर दी एमरजेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नई विशेषताओं के आने से पहले ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं, है ना? जैसे बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, उनकी जगह पे नई चीजें।
क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहानी है। नई क्वालिटीज, आप नए गुणों को प्राप्त करते हैं विकास की प्रक्रिया में, जैसे स्थायी दांत निकलना, आपका उच्चारण स्पष्ट हो जाता है और जो पुराना आप तुतला के बोलते थे वो गायब हो जाता है, दौड़ने भागने की क्षमता जो है वो बेहतर हो जाती है ना। तो नई जो रूपरेखा है विकास की, उसमें पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वेयर ऑन वन हैंड देयर इज अ चेंज इन द ओल्ड आउटलाइन, ऑन द अदर हैंड नई क्वालिटीज जगह ले लेती हैं उसकी। ठीक, बेसिक सी बात है। हाँ, चेंज इन शेप एंड साइज इज ग्रोथ, बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब अलग अलग हम बात करते हैं, अलग अलग लोगों ने क्या स्टेजेस दी हैं, यहां तक की कोई दिक्कत हो, ये बहुत बेसिक सी बात है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में बता करके छोड़ दिया है इस बात को, क्योंकि उतनी जरूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। ये फॉर्म्स आप समझ चुके हैं जी। आकांक्षा अभी के लिए तो आ गई हैं मम्मी घर पे, 2-3 हफ्ते बाद फिर से चीजें होंगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी हरलॉक ने कुछ स्टेजेस दी हैं। हरलॉक की एक ग्रीन कलर की किताब आती है, शायद आपने कभी देखी हो। हरलॉक महिला है, कई लोगों को पूरी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद यही पता नहीं लगता कि हरलॉक जो है वो मिसेस हरलॉक है कि मिस्टर हरलॉक है, यानी अब मिस हरलॉक है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। शेप एंड साइज वाले जो चेंजेस हैं उनको फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ का हिस्सा कहेंगे। लाइव क्लास है कोमल, बिल्कुल, लेकिन सबके कमेंट्स तो नहीं पढ़े जा सकते। हाँ, ले सकते हो यश। पुराने वाली जो सीटेट की बुक है उससे तो काफी चीजें एक्स्ट्रा हैं उसमें, वो तो सिर्फ सीटेट के लेवल, वो भी पुराना सीटेट जब होता था। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हरलॉक के अनुसार विकास के चरण की बात कर लेते हैं। तो हरलॉक क्या कहते हैं विकास के चरणों के बारे में, इस पे चर्चा करते हैं। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? 7 स्टेजेस एज पर हरलॉक। जैसे अभी केवीएस के पेपर में पूछ लिया था, हेविंगस ने कितनी स्टेजेस दी हैं, हमने डिस्कस किया था हालांकि बैच में कि 6 स्टेजेस दिए हैं। नाम पूछा नहीं और नाम हमने डिस्कस भी नहीं किया था, क्योंकि केवीएस के पेपर में इतना कम समय था, 2 महीने में नया सिलेबस खत्म करना, सारी चीजें, तो हमने बहुत लिमिटेड चीजें की थी, लेकिन फंसी थी पेपर में, इतनी बात पक्की थी। तो हरलॉक की अगर हम बात करें, लेकिन तो ये कह रही हैं कि 7 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, विकास की प्रक्रिया को हरलॉक ने कितने स्टेजेस में, कितने चरणों में बांटा? 7 स्टेजेस। तो पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो वो है प्रीनेटल। देखिए, स्टेजेस वही हैं जो अभी हमने बात की है, स्टेजेस वही हैं, जो 5 स्टेजेस है उन्हीं में से मोड़ के जोड़ के सब ने अलग अलग स्टेजेस बना दी, किसी ने 7, किसी ने 13, किसी ने 3 कर दी उनकी। ठीक है, लेकिन बेसिक स्टेजेस वही रहेंगी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ी थी, 5 स्टेजेस। ठीक, तो अगर हम बात करें प्रीनेटल स्टेज की, प्रसव पूर्व अवस्था की, यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, गर्भाधान के समय की, जब बच्चा मां के गर्भ में है, तो ये कितना टाइम होगा? बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले 38 to 40 वीक्स। 40 वीक्स को हेल्दी टाइम, मतलब 37 के बाद सारे ही जो भी वीक्स हैं वो सब सही है, तो हम कहेंगे लगभग 40 वीक्स या 280 दिन का समय, 9 महीने का समय। ठीक, बिफोर बर्थ। अर्ली इन्फेंसी आ गया। अर्ली इन्फेंसी, अब इन्फेंसी को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पूर्व शैशवावस्था, जन्म से 14 महीने तक, यानी 1 साल 2 महीने तक अर्ली इन्फेंसी कह रही हैं। लेटर इन्फेंसी किसको कह रही हैं? 1 साल 2 महीने से 2 साल तक लेटर इन्फेंसी बना दिया इन्होंने। फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? 2 से 11 वर्ष। 2 से 11 वर्ष चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। फिर इसमें इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड नहीं बांटा, इन्होंने सीधा चाइल्डहुड के बाद 2 से 11 करके चाइल्डहुड बना दिया। अर्ली एडोलेसेंस 11 से 13 वर्ष। और अगर हम बात करें रमा, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट रिंकी, अर्ली एडोलेसेंस यानी पूर्व बाल्यावस्था 11 से 13 वर्ष। लेटर एडोलेसेंस या एडोलेसेंस कह लीजिए आप, इन्होंने कहा 13 से 17, और लेटर एडोलेसेंस का टाइम दे दिया इन्होंने 17 से 21 वर्ष। ठीक, तो इनका तो 21 वर्ष तक एडोलेसेंस ही खत्म नहीं हो रहा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्टेजेस हैं किसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए? हरलॉक के अकॉर्डिंग। इनके रट्टे नहीं लगाने हैं, बस समझ लेना है दिमाग में। बहुत ही बुरी किस्मत हुई आपकी पेपर के हिसाब से तो कहीं पूछ सकता है, अदरवाइज पूछता नहीं है। हद से यही पूछ लेगा कितनी स्टेजेस दिए हरलॉक ने, आप कह देना 7 स्टेजेस दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज पर रॉस। तो रॉस ने विकास के कितने चरण दिए हैं उस पर बात करते हैं। तो रॉस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, रॉस एक और साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक आ गए या बाल विकास के बारे में जो बात करते हैं, रॉस ने 4 स्टेजेस में निपटा दिया। ठीक, तो रॉस जो है, रॉस सूडो मैच्योरिटी की बात करते हैं, ये आएंगे हम जब हमें फुर्सत मिलेगी। ठीक, कि बच्चों को लगता है वो बड़ा मैच्योर हो गया है। ठीक, कहाँ? यहाँ 6 से 12 में सूडो मैच्योरिटी। ये जब हम प्रॉपर जो मुख्य स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी आपको। ठीक, मिथ्या परिपक्वता जिसे कह देते हैं। तो रॉस की अगर हम माने तो रॉस ने कितनी स्टेजेस दी है भाई? सिर्फ 4 स्टेजेस आपके सामने हैं। कितनी? 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज पर रॉस।
ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इन्फेंसी की, जो कि पहली स्टेज है, अगेन इन्होंने कहा है 1 से 3 वर्ष, रॉस के अकॉर्डिंग 1 से 3 वर्ष इन्फेंसी है, उससे पहले ये बेबीहुड और ये सब की बात कर रहे होंगे। ठीक, रॉस व्यक्ति है, पुरुष। ठीक, अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, पूर्व बाल्यावस्था, ये कह रहे हैं 3 से 6 वर्ष, जिसको टॉय एज कह देते हैं। रॉस नहीं कहते हैं टॉय एज, बट टॉय एज उसी को आएगा। मतलब जो आपको अगर एक नंबर लेना है, रीट वगैरह में तो ये आ भी चुका है, तो उसके लिए 3 से 6 ही आपको मार्क करना पड़ेगा जब आप बात किसकी करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड की करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, उत्तर बाल्यावस्था की, तो यहाँ पे 6 से 12 वर्ष की उम्र की बात होगी। कितनी? 6 से 12 वर्ष को लेटर चाइल्डहुड में। एडोलेसेंस 12 से 18। तो हम देखें तो सब कुछ सही है जो भी मैंने अब तक किया है बात, बस इन्होंने इन्फेंसी को जन्म से ना कहकर 1 से 3 कह दिया है। ठीक, इनकी है 4 स्टेजेस, हरलॉक पढ़ा था हमने 3 स्टेजेस, सॉरी 7 स्टेजेस थी उनकी, 3 ज्यादा स्टेजेस थी इनसे। अब आते हैं कॉल्सनिक की स्टेजेस पे। कॉल्सनिक ने दे दी 8 स्टेजेस। कितनी? 8 स्टेजेस। बिहार के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी फॉर श्योर, लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक बैच निकाल पाए जिसमें हम सिर्फ बिहार के ही हिसाब से पढ़ें, उस समय के हिसाब से जो भी उन्होंने लेटेस्ट सिलेबस दिया होगा। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको सब कुछ ही पढ़ लेना है और जो आपका हर जगह के लिए बेस तैयार कर देता है। बेस छोड़िए, आप मतलब पेपर में बैठ जाइए जाके, आपको दिक्कत नहीं होगी। वो क्रैश कोर्स टाइप होता है, जब आप बिल्कुल टारगेट बैच ले रहे हैं और कम समय है पेपर में, पेपर अनाउंस हो गया है, तो वो बस ये होता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें साइड कर दी जाती हैं और जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ, जितने लेटर इनके नाम में है उतनी ही स्टेजेस हैं। बहुत बढ़िया प्रिया का ये ऑब्जर्वेशन, बहुत ही बढ़िया। इसको कहेंगे एक क्रिएटिव थॉट, है ना। जैसे हरलॉक की, ये आपके फंडे हैं, आपको कैसे याद रखना है ना। हरलॉक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स हैं इनके नाम में, तो 7 ही इन्होंने स्टेजेस दी हैं। ठीक, ऐसे याद रख लो। हर किसी पे लागू नहीं होगा हालांकि, उसके लिए फिर आप कुछ और सोचना। रॉस के 4 लेटर्स हैं तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक, अब कोल्सनिक की बात आ जाएगी। कोल्सनिक भाई साहब, अंग्रेजी जो है ये यहाँ के हैं भी नहीं ना, ये यहाँ के हैं भी नहीं। हाँ, कॉल्सनिक हैं, कोल्सनिक भी नहीं है। देखिए, कॉल्सनिक की अगर हम माने, कॉल्सनिक की माने तो इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, लेकिन इनके नाम में तो 8 लेटर्स हैं, 3 3 6 और 2 8। वाओ, नाइस। इसको कहेंगे कोइंसिडेंस। 8 स्टेज 8 लेटर्स। ठीक है, बहुत, अनुराग ने भी ये ऑब्जर्व किया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आद्य सही है। तो कॉल्स ने के 8 स्टेजेस, रॉस ने 4, जितने लेटर उतनी ही बात इन्होंने की है। HRK हैं ये, है ना। देखिए, तो अभी हम बात करते हैं कॉल्सनेक की। तो इन्होंने 8 स्टेजेस की बात की। अब वो 8 स्टेजेस कौन सी हैं आपके सामने हैं, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपके काम आएगी। ठीक है जी, देखिएगा। तो स्टेजेस की जब हम बात कर रहे हैं, पहली स्टेज है प्री नेटल, यानी प्रसव पूर्व। कॉन्सेप्शन पीरियड को ही काउंट कर रहे हैं। कॉन्सेप्शन टू बर्थ, यानी गर्भ से जन्म तक, गर्भ से जन्म तक। अब कोई होगा कि ये कॉन्सेप्शन टू बर्थ को भी हिंदी में लिख दो, है ना, तो यार कैसे पेपर क्लियर करोगे। केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू भी होता है, वहां भी हिंदी इंग्लिश इतनी बेसिक तो आनी चाहिए हमें कि पढ़ के समझ जाए हम, कि हमें ये ना लिखना पड़े कॉन्सेप्शन टू बर्थ मतलब गर्भ से जन्म तक की बात हो पा रही है। ठीक है ना, प्राइमरी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हम लोग। न्यू नेटल की बात करते हैं, नवजात शिशु जिसको कहते हैं, न्यू नेट भी बोल दिया जाता है। बर्थ से 4 हफ्ते तक, यानी 1 महीने के आसपास तक न्यू नेटल। ठीक, कई लोग इसी न्यू नेटल को 28 दिन तक मान लेते हैं। ठीक, चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है, समझते हैं कहानी क्या है। चलें बढ़े आगे। शट, इसीलिए पानी जो है, सॉरी भाई, इसमें नहीं पीना चाहिए ग्लास में, क्योंकि गिरने की संभावना बढ़ जाती है।
देखिएगा एक बार, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ नियोनेटल की, यार वो ग्रीफ वाली स्टेज पे मत जाओ, जो लोग ये 7-5 की बात कर रहे हैं ना, वो डेथ की स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें प्रीनेटल की, प्रसव पूर्व की, तो कॉन्सेप्शन टू बर्थ, नियोनेटल नवजात 3 से 4 हफ्ते जन्म के, अर्ली इन्फेंसी पूर्व शैशवावस्था 1 से 15 महीने यानी 1.5 साल तक, लेटर इन्फेंसी 15 से 30 महीने, अर्ली चाइल्डहुड 2.5 से 5 वर्ष, मिड चाइल्डहुड 5 से 9 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 9 से 12 वर्ष, एडोलेसेंस 12 से 21 वर्ष। अब ये एक एक महीना आपको याद रहे वो तो जरूरी नहीं है, एक एक स्टेज की एज आपको याद रहे ये तो जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कोल स्मिथ ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। इतनी बात क्लियर है, या कोई दर्द समस्या परेशानी कहीं बाकी हो तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। उस पर ज्यादा मेहनत करनी है माही, सिंपल बेसिक्स में तोड़ लेना उस सब्जेक्ट को जिसमें दिक्कत ज्यादा होती हो, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बेसिक से शुरू करनी है पढ़ाई। समय ज्यादा लगेगा बट वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए आप इन बैचेस में पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं पूजा, सब हम लाइफ में ना कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने आसपास वाले लोगों के साथ या दुनिया के साथ। आपको एक ही जिंदगी मिली है, जी के निकल जानी है, इस कॉम्पिटिशन मत रहिए उसकी नौकरी पहले लग गई मैं पीछे रह गई या वॉटएवर। चुपचाप से अपने जीवन में मेहनत कीजिए, आपके जीवन की अपॉर्चुनिटीज अलग तरह की होंगी, है ना, और सामने वाले की अलग तरह की हो सकती है। बस एक चीज का फोकस रखिए कि आप मेहनत अच्छी कर रहे हो जीवन में, बाकी जो मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, ठीक है वंदना, ऐसी बातें नहीं करते, पढ़ाई पर फोकस करते हैं। लाइव पढ़ रहे हैं तो कैसे सबका नाम लिया जा सकता है? देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात हमने कोल्सनिक के अकॉर्डिंग की। अब हम आ जाते हैं कोल के अकॉर्डिंग। कोल्सनिक नहीं है ये, कोल है। कोल ने कमाल कर दिया, इतना छोटा नाम है इनका और 13 स्टेजेस 12 स्टेजेस जो है इन्होंने जीवन की दे दी। तो 3 गुना जितने इनके नाम में लेटर्स हैं उसका 3 टाइम्स इन्होंने स्टेजेस दे दी। कितनी? 12 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बाकी सबका अब तक जितने लेटर थे उनके नाम में उतने ही स्टेजेस की बात हो रही थी। ठीक है ना, तो कोल ने 12 स्टेजेस दी हैं। ठीक, कितनी? 12 स्टेजेस। ठीक, बहुत बढ़िया। नेहा कह रही है पहली क्लास है फिर भी बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए देखिए स्टेजेस, और एक तरफ स्टेज है दूसरी तरफ एज है, और कुछ खास इसमें है नहीं। ये आप इंग्लिश में भी पढ़ के समझ जाएंगे कि ओल्ड एज को बुढ़ापा कहते हैं या प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, ठीक है आशुतोष, पूजा झा। ठीक, चलिए आते हैं। अगर हम बात करें स्टेजेस की तो फर्स्ट स्टेज जो है कोल के अकॉर्डिंग इन्फेंसी है। इन्फेंसी का टाइम पीरियड उन्होंने जन्म से 2 वर्ष दिया है, जो हम जनरली डिस्कस भी करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की जब हम बात करें, पूर्व बाल्यावस्था के 2 से 5 वर्ष। मिड चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था लड़कों के लिए 6 से 12, लड़कियों के लिए भी 6 से 12। प्री एडोलेसेंस या लेट चाइल्डहुड, इसको हम 13 से 14 लड़कों के लिए, 11 से 12 लड़कियों के लिए। इसका एक रीजन ये भी है कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से। गर्ल्स मैच्योर फास्टर, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो ज्यादा है। बहुत बढ़िया अंजलि। फिर आते हैं अर्ली एडोलेसेंस पर। ये बॉयज के लिए 13 से 14 वर्ष, गर्ल्स के लिए 12 से 14। जो भी चीजें हैं वो पहले लड़कियों में हो रही हैं इस केस में। मिड एडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, लड़कों के लिए 17 से 18, गर्ल्स के लिए 15 से 17, यानी एडोलेसेंस लड़कियां पहले हिट कर रही हैं लड़कों से। ठीक, लेटर एडोलेसेंस 2-2.5 साल का अंतर रहता है। लेटर एडोलेसेंस लड़कों के लिए 19, लड़कियों के लिए 18। फिर बाद में जाके वो चीजें, लेकिन ये शुरुआती साल है, बाद में फिर ये चीज मैच हो जाएगी। अगर हम बात करें अर्ली अडल्टहुड की तो 21 से 34 वर्ष। मिड अडल्टहुड है 35 से 49 साल। लेटर अडल्टहुड यानी उत्तर वयस्कावस्था 50 से 64 साल। फिर अर्ली ओल्ड एज आ जाएगी कि भैया बुढ़ापा आ गया, 60 साल पे तो रिटायर कर ही जाते हैं लोग, मतलब हो जाते हैं, करके आ जाते हैं। ठीक, तो रिटायरमेंट हो जाएगा 60 साल पे, तो अर्ली ओल्ड एज यानी 65 से 74 साल। फिर ओल्ड एज यानी 75 एंड अबव, यानी 75 एंड अबव। हैविंगस ने जो है 6 स्टेजेस की बात की, उस पे हम जब डेवलपमेंटल टास्क कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी वो। अभी आज वैसे इतनी स्टेजेस हैं तो आप कहीं अपना सर ना पकड़ लें। एज वाइज याद मत रखो स्टेज किसने कितनी दी है, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर पेपर आपको फंसा दे तो आप निकल जाएं। नहीं कोमल, आज नहीं होने वाली लेट्स लर्न पे क्लास, शायद कल से हम शुरू करें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सैली के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सैली कह लीजिए, शैली कह लीजिए, जो आपका मन करे। ठीक, तो सैली ने जो है 3 में ही निपटा दिया। 3 ही स्टेजेस दिए सैली ने, सबसे कम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। यही हमारे सबसे ज्यादा काम की भी होती हैं। 1 से 5 साल। अब शैली जो कह रही है वो 5 साल तक मार रही है इन्फेंसी को। यही रीजन है, किसी पेपर में कुछ, किसी में कुछ। हाँ, आप कह सकते हो कि सैली में जो है 6 लेटर्स हैं तो उसका आधा इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं, तो जितने लेटर्स हैं उसका हाफ कर दिया। अब ये आपको याद रखने के लिए जैसे याद रखना चाहें वैसे रख लीजिए। चाइल्डहुड इनके अकॉर्डिंग 5 से 12 साल। एडोलेसेंस जो है वो 12 से 18 वर्ष। किसके अकॉर्डिंग?
सैली। एज हर पेपर में नहीं पूछी जाती, बेसिक वाली एज याद रखोगे तो उसके आसपास की एज आप समझ जाओगे, इतना आप में कॉमन सेंस आ जाएगा कि आपको पता है यार नॉर्मल वाला एडोलसेंस इतना होता है, 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, इनके बीच का कुछ होगा। अगर फंसोगे भी तो वैसे निकल जाओगे। जनरली पूछता नहीं है कि आपको अब सैली के अकॉर्डिंग भी एज बतानी है ना, बट पता होना चाहिए। यू नेवर नो। देखिए प्री नेटल स्टेज की बात कर लेते हैं। ये वो अवस्था है जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना ह्यूमन डेवलपमेंट की, जहां से विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज। अब आप इसको प्री नेटल कह लीजिए, आप इसको प्री नेटल कह लीजिए, प्री नेटल स्टेज कह लीजिए आप इसको, ठीक। प्रसव पूर्व अवस्था कह लीजिए, प्रसव पूर्व अवस्था कह लीजिए, या फिर मैं बात करूं इसको आप दूसरे शब्दों में कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, गर्भाधान काल, कॉन्सेप्शन पीरियड, गर्भाधान काल, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप इसको प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए, और भी सैकड़ों वर्ड आपको अंग्रेजी की वोकैबुलरी में मिल जाएंगे, है ना। पीरियड, है ना। कब तक का समय है ये? 9 months बिफोर बर्थ, या 40 हफ्ते, जन्म के 40 हफ्ते पहले, 40 वीक्स इन जनरल, 40 to 42 भी कह देते हैं कई लोग, और 280 दिन लगभग। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का जन्म 280 दिन में या 40 हफ्ते में ही हो जाएगा, किसी का 1 हफ्ते पहले, किसी का 2 हफ्ते पहले, एक्सट्रीम केसेस में 4-4 हफ्ते पहले, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्री नेटल पीरियड में। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं। यूट्यूब पे प्रैक्टिस होपफुली कल से शुरू हो जाएगी। कल भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यार, करते हैं बट करते हैं होपफुली। मैं ट्राई करती हूँ कि कल से कर पाऊं। एक्चुअली चीजें इतनी सारी हो गई ना। चलिए खैर कोई नहीं, ये सब भी चलता रहेगा, करेंगे प्लान करके बताती हूँ आपको। देखिए प्री नेटल स्टेजेस में भी 3 स्टेजेस होती हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि है क्या। प्री नेटल पीरियड इज द प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द 40 वीक्स प्रायर टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो प्री नेटल पीरियड जो है, जन्म पूर्व अवधि, वह प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से 40 सप्ताह पूर्व शुरू हो जाती है, यानी जन्म से 40 वीक्स प्रायर शुरू हो जाएगी, एंड इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जेनेटिक्स का, यानी आपकी आनुवांशिकी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, या ज्यादा प्रभाव आनुवांशिकी का है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ, क्योंकि आपका जो भी जेनेटिक्स है वो उस टाइम पे बच्चे में आ चुका है, और उस जेनेटिक्स के प्ले की वजह से उसमें डेवलपमेंट या उसमें ग्रोथ हो रही होती है बच्चे में। और अगर मैं बात करूं तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो गर्भ के अंदर भी प्रभावित करते हैं, जैसे अगर मदर जो है वो स्मोक करती हैं, है ना, या फिर लेड या केमिकल्स के किसी भी प्रभाव में आती हैं, चंद्र ग्रहण वगैरह से बचने को कहते हैं ना लोग, बेसिकली उसका रीजन है रेडिएशन के प्रभाव में आती हैं, है ना। रेडिएशन, केमिकल्स, और लेड हो गया, या फिर इस तरह के केमिकल, जैसे कि भाई अगेन हमने बात की स्मोकिंग की, या कोई ड्रग ऐसी यूज कर रहे हैं, या कोई बीमारी उस तरह की है जैसे रुबेला वगैरह है, HIV है, ये सब मदर की हेल्थ से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी बच्चे की हेल्थ। दूसरा जेनेटिक्स का रोल यहां पे है, ठीक है। हाँ यूट्यूब का टाइम तो 9 बजे ही होगा उपमा, फिर 9 बजे ही होगा यूट्यूब का टाइम। मैं आपको बता दूंगी कल से अगर कंफर्म हुआ तो। देखिएगा अगर मैं बात करती हूँ द 3 स्टेजेस ऑफ प्री नेटल, यानी प्रसव पूर्व अवस्था की 3 स्टेजेस होती हैं। GEF, गर्लफ्रेंड तो सबको याद रहता है आज की दुनिया में, लेकिन GF को GEF में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि अच्छे से चीजें याद रहें। GEF क्या है? जर्मिनल स्टेज, जिसको हम बीजावस्था कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसको हम भ्रूणावस्था कह देते हैं कई लोग, और फीटल, इसको डिम्ब अवस्था भी कह देते हैं एम्ब्रियोनिक को, और फीटल को कहते हैं भ्रूणावस्था, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दीक्षा बताइए? दिक्कत हो रही है? ज्यादा स्पीड में है हम लोग? बताओ फटाफट से, स्लो करें, बताओ। थोड़ा तो हाई जाएगी ही PRT KVS में श्रेया, बट लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो कुछ भी अंदाजा लगाना गलत ही होगा। आप शांति से बैठिए, अपनी पढ़ाई कीजिए या मजे कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हो ही जाएगा, ठीक है जी। बीजावस्था को पिंडावस्था कह सकते हैं, कह सकते हो भाई। ठीक है, हाँ गर्ल एंड फ्रेंड, अच्छा इसको बना दिया आप लोग, कितने क्रिएटिव है ना।
गर्ल एंड फ्रेंड, वाह, अच्छा। 3 स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, इन तीनों को भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। हम कहते हैं मदर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन जाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या बहुत सारी चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं। ये जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि जो जीन्स हैं बच्चे में, वहीं से तो चीजें ट्रांसफर हो रही है ना। ठीक, अगर हम बात करें तो ये कहानी शुरू कहां से हो रही है? जर्मिनल स्टेज से हो रही है, GEF की जब हम बात कर रहे हैं। सब ठीक है, एकदम इससे ज्यादा स्लो नहीं चलना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड तो आपके हाथ में भी होती है, आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐप में होगा स्पीडोमीटर। अगर हम जर्मिनल स्टेज की बात करें, बीजावस्था, जहां से आप एक बीज के रूप में फॉर्म हो रहे हैं, बीजावस्था, ठीक, तो ये वो वाला समय है जब हम ये कहें जो मेल, मैं एग्जैक्ट टर्म भूल रही हूं, बट अगर हम मेल सेल्स की बात करें तो हम उसको क्या कह रहे हैं? स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो हम कहेंगे एग। तो एग और स्पर्म के मिलने से जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद वाली स्टेज को हम जर्मिनल स्टेज कह रहे हैं। 0 to 2 वीक्स, 0 to निषेचन आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, 0 to 2 वीक्स यानी 14 दिन तक जब गर्भ धारण ही हुआ है, उसको हम जर्मिनल स्टेज, क्योंकि बच्चा एक बीज के रूप में बनना शुरू हुआ है। ठीक, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसको डिम्बावस्था कह लीजिए आप, या फिर बीजावस्था कह लीजिए, सॉरी पिंडावस्था भी कह रहे हैं कई लोग। ठीक, चलो पिंडावस्था लिख लो या बीजावस्था, हिंदी में इसके 2-3 नाम हो सकते हैं भाई, इंग्लिश वाले को फाइनल मानना। एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, जिसको भ्रूणावस्था है ना, भ्रूणावस्था हम कहते हैं। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक, अब इस स्टेज में 0 to 2 वीक्स में क्या होगा, अभी आएंगे हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे का जो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, यानी फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और आपका जो हाइंड ब्रेन है पीछे वाला, ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं, यानी ब्रेन सेल्स जो है प्रॉपरली डेवलप हो रही हैं कहां पे, या ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो ठीक से डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, 3 to 8 वीक्स का टाइम है, 3 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच का समय है। आप देख रहे हैं यहां से बीज से बच्चा एक बच्चे में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें, हाइडन पार्ट भी कह सकते हैं, अगर हम बात करें फीटल स्टेज की, है ना, भ्रूणावस्था की, तो बच्चा लगभग तैयार है पैदा होने के लिए, 9 वीक्स टू बर्थ अगर हम कहें, मतलब बहुत तेजी से इसमें परिवर्तन होंगे। ठीक है, किस चीज के लिए वंदना? चलें आगे बढ़ें। तो ये प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था की स्टेजेस हैं, इसको देखकर परेशान नहीं होना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कल आपको ये मिल जाएगा, है ना। मैं ठीक हूं सुप्रिया। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर जर्मिनल स्टेज की, बीजा अवस्था की, किसकी? बीजा अवस्था की, जर्मिनेशन की। ठीक, तो बीजा अवस्था की जब हम बात करें तो कॉन्सेप्शन अकर्स व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइजर्स एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। तो जाइगोट सिंगल सेल से बाद में वो मल्टीप्लाइड एक चीज बन जाएगा, तो जाइगोट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं इसको, कि एक सिंगल सेल से आप फिर सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या है, अगर हम स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आप एक मल्टी सेल्युलर फॉर्म में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो द जर्मिनल स्टेज अकर्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन अंटिल 2 वीक्स, ड्यूरिंग विच द जाइगोट गेट्स इम्प्लांट इन द यूटरस एंड बिगिंस टू रैपिडली डिवाइड, गोइंग फ्रॉम वन सेल स्ट्रक्चर टू मल्टीपल सेल्स। ठीक, तो ये वो टाइम है जब कॉन्सेप्शन से, यानी गर्भधारण से 2 हफ्ते तक का समय है ये, जब जाइगोट गर्भधारण के समय में क्या है, सिंगल सेल्ड है, फिर वो मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोट क्या है, जाइगोट कह रहे हैं हम, जाइगोट को जाइगोट ही आई थिंक हिंदी में कहते हैं, या तो देख लेना आप। अगर हम बात करें, प्रसव की 3 अवस्थाएं हो गई ना, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल की हम बात कर रहे हैं, तो स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से बेसिकली क्या हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ। ठीक, क्लियर है। तो जाइगोट किसको कहते हैं, एक निषेचित अंडे को या फर्टिलाइज्ड एग को, जिसमें एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को। सिंपल बात है, जाइगोट किसको कह रहे हैं, निषेचित अंडे को जाइगोट कहेंगे, सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये थोड़ा बायोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है, बट जरूरी है इतना पढ़ना तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, पिंडावस्था कह लीजिए आप इसको। ठीक, ठीक, अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक की, ये हो गई नेक्स्ट स्टेज। किसके अंदर की स्टेज हो रही है, प्रेगनेंसी पीरियड की, कॉन्सेप्शन पीरियड की, प्रीनेटल स्टेज के अंदर की स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है, युग्मनज बोलते हैं आई थिंक जाइगोट को, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण आप, जाइगोट जो है युग्मनज कहलाएगा हिंदी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिंडावस्था की या एम्ब्रियोनिक स्टेज की, तो दिस स्टेज, अब जर्मिनल स्टेज में क्या था, सिर्फ जर्मिनल स्टेज में था, एक बार यहां बोर्ड पे समझ लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। जर्मिनल स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं यहां, जो सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज की, बीजावस्था जिसको हम कह रहे हैं, बीजावस्था जिसको हम कह रहे हैं यहां, तो यहां पे जर्मिनल स्टेज में हमने एक चीज देखी कि जाइगोट फॉर्म हुआ है। एक सबसे बड़ा काम यही हुआ है कि जाइगोट फॉर्म हुआ, यानी युग्मनज जिसको आप कह लीजिए, युग्मनज, जो भी हिंदी में देख लेना सही लिखा है कि नहीं। अब ये किससे फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से। ठीक, क्लियर है बात, जाइगोट फॉर्म हो गया। ठीक, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ये बनेगा, ये काम हुआ है सिर्फ जर्मिनल स्टेज में। ठीक, जन्म से कॉन्सेप्शन टू 2 वीक्स, यानी गर्भधारण से 2 हफ्ते तक, 14-15 दिन तक। अब आएंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पिंडावस्था। इस स्टेज में दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन, यानी 2 वीक्स, 2 हफ्ते से, वो 0 to 2 वीक्स की बात थी, अब ये 2 हफ्ते से 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, 2 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म था हम उसको जाइगोट कह रहे थे, अब जब ये मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गया है, वो क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो है, पिंड कह लीजिए आप इसको। ठीक है, एम्ब्रियो है। ठीक, एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी भी ये विकसित हो ही रहा है, अभी कोई ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो गया है। हाँ, स्पर्म प्लस ओवम जाइगोट, ठीक है गगन, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, कतई बिल्कुल दिल पे लगे, कई लोग तो शुक्राणु और अंडाणु पे आ गए, है ना भैया, बिल्कुल याद रखने के लिए दिमाग में रख लो, ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना, बायोलॉजी प्योर नहीं पढ़नी, बट वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए वहां से बताना जरूरी हो जाता है। ठीक, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो कहेंगे मल्टीपल सेल्स वाले को, और सिंगल सेल को जाइगोट कह रहे थे, जो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है कॉन्सेप्शन की जस्ट बाद। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियो यानी पिंडावस्था जो है, या पिंड एक ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है जो अर्ली स्टेजेस में है, अपने विकास के शुरुआती चरणों में है। क्या, एम्ब्रियो अभी पूरी तरह से नहीं डेवलप हो गया है वो। ठीक, वहां तो बीज ही था अगर हम बात करते हैं जर्मिनल स्टेज में। अब आ जाती है इस स्टेज की थर्ड एंड फाइनल स्टेज, विच इज फीटल स्टेज, या भ्रूणावस्था भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो, भ्रूणावस्था, ये हिंदी में मिल जाएगा साथ में ही, भ्रूणावस्था कल तक, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फीटल स्टेज, भ्रूणावस्था, दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 9 वीक्स अंटिल बर्थ, तो वो 2 to 8 वीक्स तक का, 9 वीक्स तक का समय था। फीटल स्टेज में, भ्रूणावस्था में 9 हफ्ते से लेकर के, और बहुत बढ़िया नवीन, हैप्पी अर्थ डे भाई, हाँ टी शर्ट भी पहन ली ऐसी, 9 वीक अंटिल बर्थ। और आप देखते हैं वो फीटस आपने सुना होगा, फीटस वर्ड आपने सुना होगा जरूर। हमारे यहाँ इसका जो जेंडर टेस्ट है वो अलाउड नहीं है इंडिया में, क्यों, क्योंकि कई लोग फीमेल चाइल्ड को गर्भ में ही मार देते हैं, तो उसको भ्रूण हत्या ही कहते हैं, इसलिए वर्ड भ्रूण बना है फीटस की वजह से, या फीटल स्टेज है ये, इसी में वो सारी स्थितियां बनती हैं कि जब आप जेंडर चेक करा सकते हैं ऑल। ठीक, तो फीटस बाहर की कंट्रीज में बता दिया जाता है पहले ही, वो अपने बच्चे की तैयारी करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नाम रखना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ स्थिति आज भी है कि हमें ये टेस्ट भी बैन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि लोग इतने महान है, उनको टेस्ट का पता लग जाता है, तो वो अपनी खराब बुद्धि दौड़ाने लगते हैं। ठीक, दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 9 वीक टू अंटिल बर्थ, व्हेन द ऑर्गेनिज्म यानी बेबी इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड, जब बच्चा गर्भ में 9 हफ्ते पुराना है, या मैं कहूं 9 हफ्ते ग्रो कर चुका है। 9 हफ्ते का मतलब क्या हुआ, देख तो मेरा दिमाग, हाँ नहीं चल रहा भाई, है ना, देख लो, तो एक बार थकान सच में बहुत तगड़ी है। 72 डेज ओल्ड कह देंगे हम इसको। ठीक, और अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके 8 दिन भी लगा रहे हैं, 7 दिन लगा रहे हैं, तो ठीक, नहीं तो 63 डेज ओल्ड। द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस, यानी इस एम्ब्रियो को, जब ये 9 हफ्ते पुराना एम्ब्रियो जब हो गया, तो हम इसको फीटस कहने लग गए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा अंशु। एट दिस स्टेज द बेबी इज अबाउट द साइज ऑफ अ किडनी बीन, कब है, किडनी बीन के साइज का फीटस स्टेज में, एंड किडनी बीन समझ रहे हो ना, राजमा को बोलते हैं, एंड बिगिंस टू टेक ऑन द रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहां से वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म लेना शुरू करेगा, कब से, 9 हफ्ते बाद से।
ठीक, अब इसको ऐसे समझ लो, जब हम बात कर रहे थे जर्मिनल स्टेज की, सिंपल इसमें क्या था, ये सिंगल सेल्ड जाइगोट था, सिंगल सेल्ड, जो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है यहीं से, स्पर्म और एग के मिलने से। ठीक, जर्मिनल स्टेज में इतना ही हुआ है बस। कब, जन्म से 2-3 हफ्ते तक की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, जन्म से 2-3 हफ्ते तक की बात हो रही थी, 2 वीक्स की स्पेशली, है ना, 2 वीक्स की। और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज्ड एग कह रहे थे हम, जाइगोट को। ठीक, फर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं जाइगोट को, यहाँ पे लिख भी लेना कहीं पे। ठीक, फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडा, फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, 2 महीने 1 दिन, मतलब 2 महीने का समय मान लो, वो जो 8-9 हफ्ते की बात हो रही है, सही बोल रहे हो। देखो, अगर हम बात करते हैं अब किसकी, एम्ब्रियोनिक स्टेज की। एम्ब्रियोनिक, ये मैं भिजवा देती हूँ आपको, भिजवा मतलब अपलोड हो जाता है ये पीएनजी में, तो ये आप लिखा हुआ भी रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज या पिंडावस्था की जब हम बात कर रहे हैं, पिंडावस्था। ठीक, अगर हम यहां बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक की, तो ये 2 हफ्ते से 8 हफ्ते तक का समय है, और वो 0 to 2 वीक्स था जो जर्मिनल था। यहां मैं लिख भी देती हूँ 0 to 2 वीक्स, बस इतना ही जानना आपके लिए काफी है। ये आप देख लेंगे ना चार्ट, या बना लेंगे नोटबुक में, तो इससे याद रह जाएगा। अब ये जो है 2 वीक्स to 8 वीक्स की कहानी है, क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेज की 2 to 8 वीक्स की कहानी है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, अब जाइगोट कन्वर्ट हो गया है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है जाइगोट, और इसी स्टेज में वो जो हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन है, ब्रेन डेवलप होता है बहुत तेजी से। ठीक, तो एक एम्ब्रियो जो कि मल्टी सेल्यूलर है, जाइगोट क्या था, सिंगल सेल्यूलर था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? अब ह्यूमन फॉर्म में कब दिखने लगेगा, इसके नेक्स्ट स्टेज में, विच इज फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये लास्ट है, फीटल स्टेज कह लीजिए आप इसको। अब इसमें भ्रूण जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3 से 9 हफ्ते का समय, और यहां एक किडनी बीन के जितना साइज होगा बच्चे का, और इसको फीटस कहा जाएंगे। फीटल स्टेज में फीटस कहा जाएगा, यानी भ्रूण कहा जाएगा अब ये, और किडनी बीन के जितना साइज है, और ह्यूमन बीन के जैसा दिखने लगेगा इसी स्टेज में। किडनी बीन राजमा के जितना होता है और डेवलप होता है तेजी से। ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो कहलाएगा, अर्ली स्टेजेस में, और ये मल्टी सेल्यूलर होता है एम्ब्रियो। फिर फीटल स्टेज की जब हम बात करें तो 9 हफ्ते तक, 3 से 9 हफ्ते तक, और एम्ब्रियो जो है वो फीटस का नाम ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, फीटस का नाम ले लेगा एम्ब्रियो जो है आपका। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं, बताइएगा कोई समस्या हो तो। ठीक है, चलिए हाँ अंकिता, हार्ट बीट वगैरह जो है डेवलप हो जाती है फीटस में ही। चलिए क्लियर है, ये तो बात हम कर चुके हैं। ये आपकी समझने के लिए भी ज्यादा है, और कई एग्जाम्स में पूछ भी लेता है, ज्यादातर में नहीं पूछेगा इतना डिटेल में, बट आपको पता होना चाहिए वो कौन सी 3 स्टेजेस हैं। बिटवीन 9 and 12 वीक्स, 9 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में, रिफ्लेक्सेस बिगिन टू अपीयर। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस वो फिनोमिना है जो बच्चे के जन्म के समय, उसको और तो कुछ आता नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सेस उसको बायोलॉजिकली गिफ्टेड हैं, कि जैसे पलकें झपकाना, ऐसे आप हाथ लगाएंगे तो सकिंग हो गया, तो कई सारे रिफ्लेक्सेस हैं जिनके साथ वो पैदा होता है, जिससे वो एनवायरमेंट में अडेप्ट कर सके। उस पर भी हम आएंगे। द आर्म एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव, बच्चे के आर्म से वो किक करने वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा मूवीज में और वैसे भी, कि बच्चा किक करने लग जाएगा इसी अवस्था में, 9 से 12 महीने फीटल स्टेज में। ड्यूरिंग द सेम टाइम द सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू डिफरेंशिएट, यही मैंने बात कही थी कि इसी टाइम कि बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज बैन है, बाकी कंट्रीज में सही है। थ्रू आउट द फीटल स्टेज द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप, इस फीटल स्टेज में ब्रेन जो है वो लगभग डबल हो जाएगा अपने साइज का, 16 से 28 हफ्ते तक जाते जाते। 36 वीक्स, 36 वीक में द फीटस इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर बर्थ एंड वेज 6 पाउंड्स एंड अबाउट 18.5 इंचेस लॉन्ग। तो 36 हफ्ते के बाद, क्योंकि 37 हफ्ते 37 वीक्स टू 42 वीक्स तक एकदम नॉर्मल ही मानेंगे हम प्रेगनेंसी, मतलब उस समय अगर बच्चे का जन्म होता है 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक भी, तो इस टाइम पे 36 वीक तक जाते जाते, यानी जन्म से पहले या जन्म के समय 6 पाउंड के करीब, और
18 18.5 इंच जो है लॉन्ग लेंथ हो जाएगी। द फीटस कंटिन्यूज टू गेन वेट एंड ग्रो इन लेंथ अंटिल अप्रोक्सीमेटली 40 हफ्ते तक भी ग्रो होता रहता है। कुछ बच्चों का जन्म उससे पहले हो जाता है, उसके बाद हो तो बहुत ही बढ़िया। हिंदी में भी ये लिख के दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने, वो किक करने वाली जो कहानी है पूरी। ठीक, चलिएगा। खैर, ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी बातें थी जो हमने आज की। आपको कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप अभी पूछ लीजिए, हमारे पास समय है ना, है ना। सेक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया इसको। हाँ, सेक्स डिफरेंशिएशन भी यहीं पे फीटल स्टेज में। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है। चलिए, ये हिंदी में मिल जाएगा आपको, ये लास्ट वाली जो चीज है ना वो हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। हिंदी की बुक भी आ रही है जल्दी ही, डोंट वरी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, कल करेंगे बाकी की बात। किसी का कोई डाउट हो तो, आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा स्टेज लग रही है मुझे। हाँ, बहुत फास्ट पढ़ाया आपने। हाँ रचा, मुझे भी लग रहा है अब, लेकिन ये बहुत ही फैक्चुअल चीजें थी, समझने वाली चीजें इसमें ज्यादा थी। जब भी आपको फास्ट लगेगा समझ जाइएगा कि समझने वाली चीजें वहां कम है और फैक्चुअल चीजें, तथ्यात्मक बातें ज्यादा हैं। अब 3 से 9 हफ्ते ये तथ्यात्मक है। अब 3 से 9 हफ्ते में क्या समझेगा इंसान। समझाने को मैं समझा सकती हूँ, बट वो समय की व्यर्थता ज्यादा होगी। कोई बात नहीं, स्लो कर देंगे, डोंट वरी। आज के कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कराया नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे फीटल स्टेज से पूछ लेगा, जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जाइगोट क्या है, मल्टी सेलुलर है, कब से कब तक का समय है। उससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि कितनी जो स्टेजेस हैं वो बहुत जरूरी पीरियड है आज का। ठीक, प्रीनेटल की 3 स्टेजेस ये जरूर देख लीजिएगा आपका। कौन सी है वो 3 स्टेजेस? GEF। GEF बोले तो जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और GEF फीटल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। लास्ट वाली स्टेज है ना वो, जिसमें किक करने वाली बात है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हाँ, 7 दिन का ही हम 1 हफ्ता मानते हैं, बिल्कुल। पढ़ाई क्यों छोड़नी भाई आदर्श, क्या हो गया? क्यों पढ़ाई ना करना कब से ऑप्शन हो गया है भाई, बताओ। देखो वहां पे ये हम ये नहीं कह रहे कि ब्रेन का डेवलपमेंट बंद हो गया उसके बाद। शुभम, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन ये डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं कंप्लीट भी हो गए। वो तो बाद तक भी चलेगा। इवन जन्म के बाद भी बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस बनते रहते हैं बच्चे में, लगभग डेवलप्ड होता है। ब्रेन का फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो। हाँ, और वो भी ध्यान रखना है कि मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, जेनेटिक्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड बच्चे की हेल्थ को, कि उनकी एज क्या है मदर की, या फिर और कोई बीमारी तो नहीं है, कोई केमिकल के इम्पैक्ट में तो नहीं आ रही है, किसी ड्रग के इम्पैक्ट में तो नहीं आ रही है, कोई धुआं केमिकल वाला, लेड है पानी में तो कुछ खराब नहीं पी रही है, ये सारी चीजें, रेडिएशंस हैं, रुबेला हो गया, HIV वायरस हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारियां भी इसी समय ट्रांसफर होती हैं अगर कोई दिक्कत हुई तो। ठीक है ना। जी, कोई कह रहा है 8वें सप्ताह में तो सेक्स का पता लग जाएगा। देखो जो प्रॉपरली हम कह रहे हैं ना, तो वो 8वें सप्ताह के बाद से ही तो शुरू हो रही है ना ये फीटल स्टेज। भाई 9 हफ्ता हम अगर कह रहे हैं तो वो अगर देखोगे तो इतना मतलब बेसिकली है क्या कि 8 हफ्ता 9 हफ्ता उसी के बीच की बात हो रही है। ये जनरल बातें होती हैं, थोड़ी स्पेसिफिक इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि बिल्कुल टेस्ट कभी कराना है कब नहीं कराना है। तो सेक्स जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से डिफरेंशिएट फाइनल स्टेज में ही होंगे। अच्छा अख्तर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया तो शुरू हो गई ना गर्भ से ही, उसी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा चलो ठीक है, उपमा में देखती हूँ। देखो नई चीजें थोड़ा सा लगेगा एट टाइम्स, थोड़ा और स्लो कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो क्या PRT का एग्जाम? हाँ, क्या दिक्कत है, अगर आपने DLED किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, CTET कर लो, उसके बाद PRT का एग्जाम दो। ग्रेजुएशन कोई मांगता थोड़ी है उसमें। हाँ, 1 मिनट रहते, लेट मी चेक। हाँ, थोड़ा ब्रेक दे दीजिएगा ताकि
प्रीवियस क्लासेस देख लो, ब्रेक सैटरडे संडे मिल जाता है ना आपको, तब देख लो, और एक आध छुट्टी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ सभी को कभी ना कभी तो काम आता ही है, तो उस छुट्टी में पुराना रिवाइज कर लो। गेट वेल सून आंटी एंड थैंक यू मैम फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग। थैंक यू आरती यार, इवन आप लोगों का भी, आप लोग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, कई बार मेल्स मिलते हैं आप लोग तब भी पूछते हैं। हाँ यार, हिंदी वाले इसको दिल पे ना लें, है ना, डिम्बा अवस्था या उसको पिंडा अवस्था, ऐसा हो सकता है कि हिंदी में थोड़ी बहुत, इन दोनों में आपको इंटरनेट पे भी कंफ्यूजन देखने को मिलेगी इवन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 to 8 वीक्स और 3 to 9 वीक्स। अच्छा हाँ, यही कोई बोल रहा था, ये मैंने गड़बड़ यहाँ पे की है, थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये फिर पूरा ही टाइम इसमें आ जाएगा, अबाउट 9 वीक्स ओल्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म द एम्ब्रियो इज कॉल्ड। अब 9 वीक्स टू 40 वीक्स का टाइम पीरियड जो है, ठीक है ना, मतलब 9 वीक्स टू 40 वीक्स या फिर बर्थ, है ना, ये लिखने में फ्लो में हो जाता है ऐसा, तो 9 वीक्स टू बर्थ आप कह लीजिए, जो आपकी स्टेज है कौन सी, ये वाली फीटल स्टेज चलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। रिवाइज जरूर कीजिएगा डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीकली, क्योंकि एक हफ्ते में 85% दिमाग से गायब हो जाएगा अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, मल्टीपल रिवीजन नहीं लिए तो पढ़ा ना पढ़ा बराबर ही है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ आपको मिल गई है लगभग सारी ही, 1-2 पीडीएफ हैं जो पेंडिंग है, वो मैं दे दूंगी। पूछो गोपाल, क्या समस्या रिया। अरे थैंक यू ऋतु भाई, ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया, मतलब सुन लिया जाएगा या पढ़ लिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑफलाइन में भी नहीं होता पॉसिबल कई बार, लेकिन फिर भी वहां फिर भी कह सकते हैं, ऑनलाइन में तो पूरी तरह से पॉसिबल थोड़ी है यार, इतने 1000 लोगों के आप अगर 40 लोग भी हों उनके भी सारे कमेंट एक टाइम पे नहीं पढ़े जा सकते, और यहां तो हजारों की संख्या में लोग हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा है कि आपके डाउट्स बहुत सारे तो जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू होगी या आगे कोई चैप्टर है, मान लीजिए कोई चीज किसी से कनेक्ट हो रही है या आपने दोबारा रिवाइज ही कर लिया, तो आधे डाउट तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है जब भी कुछ नया पढ़ते हैं दिमाग कहेगा अरे ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, इसमें ये डाउट, दोबारा रिवाइज करोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे, वो चीज क्लियर अपने आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद। कल मिलेंगे, होपफुली सेम टाइम ही रहेगी, 7 बजे क्लास।